इतनी ज़्यादा नफरत जो भरी जा रही है समाज में, और जो खासतौर से गुजरात में एक लेबोरेटरी की तरह जमाने से उच्च शिक्षा के थ्रू ही भरा गया वो जहर, कई स्कूलों में जाना हमने शुरू किया। दिल्ली में विभा महोदय यहाँ बैठी है, वो भी उसमें शामिल थी, विजय वेंकटरामन वो भी आने वाली, वो भी उसमें शामिल थी, नीरज मलिक थी। और हम लोग अपने ऑफ डेज में स्कूलों में जाते थे जहाँ के छोटे बच्चों, यहाँ के बच्चों ने गुजरात के बच्चों के लिए तोहफे, जैसे हमें अपने अंदर वो बच्चा खोजना है और अपने समाज में यही हम लोग को ये प्रक्रिया, मतलब ये जो एक कार्यक्रम है इसको ले जाना है, ये सोच ले जानी है और इंसानियत दोबारा से अपने समाज में जगानी है। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत जाने माने लोग जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, संजय हेगड़े जी हैं, एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं, एडवोकेट अंदर हैं जो सोशल ऑफिसर, और भाषा जी हैं जो जानी मानी जर्नलिस्ट हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम दोस्ती का ये जो एक प्लेटफॉर्म है आज ही हम लॉन्च कर रहे हैं। साथियों, सबको मालूम है मैं अभी एक दूसरे कार्यक्रम से आई हूँ जहाँ पे ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नो वायलेंस के बारे में यहाँ पे रिलीज की गई है। वहाँ पे जिस इमाम की हत्या की गई थी मस्जिद में गुरुग्राम में, उनके भाई भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ के मतलब चश्मुद्दीन गवाह भी थे और खाप पंचायत के जो सरपंच हैं धनकर जी वो भी थे वहाँ पे। तो दे वर वेरी हार्ट वार्मिंग स्टोरीज ऑल्सो। प्रशासन का रोल रहा है और जिस तरह से जानबूझ के बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से ये पूरी हिंसा भड़काई गई। जब बरेली में फेल हो गया क्योंकि वहाँ के प्रशासन ने एक IPS ऑफिसर ने एक्शन लिया, उसको ट्रांसफर कर दिया वहाँ पे, नहीं तो कांवड़ यात्रा में के दौरान बहुत बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि जबरदस्ती वो एक मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में जाना चाह रहे थे, लेकिन IPS ऑफिसर ने ये होने नहीं दिया और उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ। तब ये नू में और पूरे हरियाणा में ये फैला पावर, मतलब हमें मालूम है 2002 के बाद क्या हुआ, फिर पुलवामा हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इनको लगता है कि क्योंकि हम विकास के लिए कोई काम कर नहीं रहे हैं, लोगों के लिए कोई काम कर नहीं रहे हैं और करना भी नहीं है, क्योंकि आप पूंजीवादियों के इशारे पे सारी पॉलिसीज बना रहे हैं। और एक पॉलिसी ये भी है कि जितना मिनरल रिच एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वैल्यूबल, उनको माइन करना है हर हालत में। तो वहाँ के आदिवासियों को आपको बाहर करना है, चाहे हिंसा के थ्रू, चाहे फेक केसेस के थ्रू उनको हटाना है, या एथनिक वायलेंस जो मणिपुर में कराई जा रही है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अमेंडमेंट करके उनको बेदखल किया जा रहा है। ये सब खेल साथियों पूंजी का है और वो पूंजी जो है इसमें इन्वेस्ट कर रही है। और इन्वेस्टमेंट ये भी है कि किसी तरह से इन्हीं लोगों को सत्ता में रखना है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज लागू करेंगे। और सत्ता में रखने का एकमात्र जरिया इनके पास है ये नफरत की जो खेती लगाई है, इसको हार्वेस्ट करना और लोगों को आपस में लड़वाना, ताकि हम मजे से इस देश के रिसोर्सेज को लूटते रहें। ये कोशिशें सारी दुनिया में कई देशों में हो रही है, ये अकेला देश नहीं है, लेकिन यहाँ भी ये बहुत सक्सेसफुली ये लोग कर पाए हैं। और अगर हमें इसके खिलाफ लड़ना है, अपने देश को बचाना है, तो हमें एक होके, मतलब ये मैसेज हमें अपने साथियों के साथ ले जाना है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, कि ये आप ये गेम प्लान को समझिए, इनकी बातों में नहीं आइए और अपनी एकता कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। मैं उसके उधर जाऊंगी और वो खेतर आए। दोस्ती जिंदाबाद और मोहब्बत जिंदाबाद। हमारा देश जिस दौर से आज गुजर रहा है, मेरा ये पूरा यकीन है कि 75 साल की आज़ादी के बाद ये सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा हमारे दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं कुछ महीने नाज़ी जर्मनी में को समझने के लिए मैं जर्मनी में रहा और नाज़ी जर्मनी में क्या हुआ और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी सीख नाज़ी जर्मनी के अनुभव को समझने के बाद ये हुआ कि हम समझते हैं कि नाज़ी जर्मनी में इतना कुछ नरसंहार हुआ क्योंकि एक शैतानी आदमी हिटलर थे और उनके कारण से ये सब हुआ। जो मुझे समझ में आया कि
नाजी जर्मनी में जो कि समाज, व्यापक समाज में नफरत जिस तरह से जब फैलता है, उसका जहर जब फैलता है, तब क्या अंजाम होते हैं। और वक्त बहुत सीमित है, इसलिए उसके बारे में और बात नहीं कर रहे। मुझे आज की चिंता किसी एक नेता या किसी एक राजनीतिक दल से कम है ज़रूर, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि हमारे बीच क्या है। हम लोग हमारे अपने परिवारों में, हमारे अपने कम्युनिटीज़ में ये जो नफरत कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में, संपन्न समाजों में ये क्या हो रहा है, ये चिंता पहल की है। ये बहुत बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उधर वहाँ इवल अप देयर हम देख रहे हैं, इवल हियर हम लोग के बीच की जो में हम लोग किस तरह से बदल रहे, इस पे वो नज़र डाल दें। पिछले मतलब हम लोग किसी भी वक्त बैठते हैं ना, पिछले 8-9 सालों में तो हम एक सूची बनाते, लेकिन अब आज यहाँ बैठ रहे हैं एक यूनिफॉर्म सिपाही ट्रेन के अंदर घुस के चुन चुन के वो 3 मुसलमानों की हत्या करता है, और कोई मतलब कोई उसको रोक नहीं रहा है। वो आराम से जगह में जाके नफरत से इतनी उसका दिमाग कहीं। मैंने एक लेख लिखा है कि इसकी शुरुआत ये की कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या नहीं बोला, क्या उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि उस घटना के बाद मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक मुस्लिम आइडेंटिटी के की एक साथी आई, और वो बिल्कुल फूट के रो पड़े उसी दिन। उन्होंने कहा मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। वो मेरा पिता हो सकता था, वो मेरा भाई हो सकता था, वो मैं हो सकती थी। और यही कॉन्वर्सेशन एक्चुअली पता नहीं शायद कई लाख मुसलमान घरों में उस दिन हुआ होगा। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका फर्ज बनता है कि वो उनको कहते कि नहीं, कोई डर की ज़रूरत नहीं, ये देश सबका बराबर का है, हर मज़हब के, हर जाति, हर भाषा के लोगों का बराबर का ये देश है, ये मोहब्बत का देश है, ये दोस्ती का देश है, ये हम सब का देश है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ये बात नहीं कही। इसलिए हम लोग सबको वो आवाज़ अपने आप के अंदर से गूंजना पड़ेगा। और कई बार मुझे लगता अभी रमज़ान के दौरान समाज के लोग इकट्ठा होकर कुरान के पाठ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा के 1 हाई राइज कॉम्प्लेक्स आफ्टर द अदर लोग जाके उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उद्यम करते हैं। उसी वक्त नवरात्रि के का सब कुछ पूजा चल रहा था, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। तो चलिए 30-40 लोग इकट्ठा होकर उनको रोकते थे। मेरा सवाल है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में शायद 3,000-3,500 फैमिलीज रहते हैं, उनमें से क्यों एक व्यक्ति भी गया नहीं उनको रोकने के लिए कि ये अपने हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई ICU की यूनिट में एक महिला नमाज पढ़ रही हैं और उनके ऊपर पूरा वार हो रहा है। तो मैं अभी नूह से लौटा हूँ, कल ही लौटा। कल्पना नहीं कर सकते हैं एक पूरा मतलब बड़े बड़े इमारत, इस तरह के इमारतों को बुलडोज़र ने जाके तहस नहस किया है। या इतना भी फिक्रीज नहीं है कि वो इंक्रोचमेंट है, बस हमने तय किया हम कुछ भी कर सकते हैं। और लोग
बता रहे थे कि लोग जो दूसरे समाज के लोग खड़े होके ताली बजा रहे थे, वीडियो ले रहे थे। ये हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये सवाल हमें पूछना चाहिए। क्यों दूसरे के दर्द, दूसरे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उससे हम लोग क्यों उद्वलित नहीं होते हैं। मैं 2-3 चीज़ें कह के मैं जनता की ओर देख नहीं रहा हूँ, तो मेरा वक्त पूरा हो गया। सबसे पहले मैं हमारी आज़ादी के तुरंत बाद के महीनों को कुछ याद करना चाहता हूँ। बहुत सारा मैं कह सकता हूँ। गांधी जी का जो उपवास था कलकत्ता में, और कैसे उन्होंने दोनों समूहों की हिंसा को बंद करने की पहल की, समाज में ये पहल की। उनका जो आखिरी उपवास था इस शहर में हुआ था, जस्ट 2 weeks बिफोर ही वाज असैसिनेटेड। उनकी मांगें क्या थी? 3 मांगें थी। उनमें से एक ये मांग था, उन्होंने लोग कह रहे थे कि उस वक्त कनॉट प्लेस में यहीं जो मस्जिद था उसमें मूर्तियाँ रखी हुई थी, मेहरौली के दरगाह में मूर्तियाँ रखी हुई थी। एक नफरत का जो दौर चल रहा था, तो गांधी जी का ये कहना था कि ऐसा कोई सही धर्म का स्थान नहीं हो सकता है जो दूसरे धर्म के अपमान पर की बुनियाद पर बना हो। तो उनकी ये मांग थी, उपवास के लिए ये मांग थी कि हम सारे मस्जिदों को, दरगाहों को पूरे सम्मान के साथ हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को वापस करें। अनीस किदवाई बताती हैं कि उनके शोहर की हत्या हो गई थी, और वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी बहुत उदास थे, और उन्होंने कहा कि मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के इस शहर में खेल ना सके, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। तो 75 साल बाद उनका काम मतलब कहाँ पहुँचा है। हम लोग क्या देश हमें मिला था, हमने क्या उस देश का बना लिया था, इस पर हम लोग अपने ऊपर सवाल उठाएं। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अंधेरे के बीच में कई बार मैं अपने आप से पूछता हूँ कि उम्मीद कहाँ मिलती है। उम्मीद वहाँ मिलती है कि एक्चुअली समाज में बहुत नफरत भी फैल गया है, लेकिन अच्छे लोग भी इसके बीच में। मणिपुर में मैं गया था, हर रिलीफ कैंप में जहाँ हम बैठे थे, जॉन भी बैठे हैं यहाँ, हम लोग दोनों वहाँ बैठे थे, तो बहुत क्रूरता की, बिना हद से ज़्यादा क्रूरता की कहानियाँ नहीं सुनी। लेकिन हर रिलीफ कैंप में हमने ये बातें भी सुनी कि दूसरे समाज के लोगों ने किस तरह से हमें बचाया। और इस कारण से मैं मणिपुर से लौट के फिर भी कुछ उम्मीद अपने देश पे रख सकता हूँ। इसी तरह से जगह जगह पे बात हुई, आपने गुजरात का जिक्र किया। लगभग मैं 1 साल रिलोकेट करके मैं गुजरात में काम किया था। बहुत क्रूरता की कहानियाँ औरतों और बच्चों के खिलाफ हम सुनते थे। लेकिन इतने सालों में गुजरात में काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक दावा दे सकता हूँ कि आप जो एक क्रूरता की कहानी बताएं गुजरात के, मैं 3 उसी जगह में ढूंढूंगा ऐसी कहानियाँ जहाँ लोगों ने जाने बचाई। वही मोहब्बत, वही दोस्ती, वही साहस। आई कॉल इट रेडिकल लव दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूज करेज। जो गांधी जी का जो उदाहरण था, लास्ट मंथ 1 मिलियन पीपल है, 10 लाख लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिखों ने एक दूसरे की कदर की, तब भी खड़े होकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबका देश है, बराबर का है। उस तरह की मोहब्बत में बहुत साहस की ज़रूरत है। उस साहस को हमें खोजना है। आज के वक्त में मोहब्बत की बात करना, दोस्ती की बात करना शायद सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। तो एक ही और उदाहरण से मैं ख़त्म करता हूँ। गोधरा में ही, गोधरा वाज ऑलमोस्ट द एपिसेंटर, जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ और नफरत बहुत ज़्यादा थी।
तो उस वक्त में हम सोचे थे गांव में जाके, तो एक आइडिया सामने मैंने रखा लोगों के सामने कि हम घरों को जो घर जला दिए गए हैं, तोड़ दिए गए, उनको दोबारा बनाने के लिए हम लोग पहल करेंगे, रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, लेकिन शर्त एक ही होगा कि उस घर को बनाने में, फिर से बनाने में हिंदू और मुसलमान दोनों को मिल के श्रमदान करना होगा। और लोगों ने कहा कि इतनी ज़्यादा नफरत है, यह संभव ही नहीं है। और हमने कहा देखें, और 80 गाँव में, मुझे याद है 80 गाँव में लोग सामने आए और हिंदू और मुसलमानों ने मिल के श्रमदान किया। उस जगह में उस वक्त घूम रहा था, गर्मी का मौसम था, और एक गांव में मैं पहुंचा जहाँ पे कह रहे थे कि हिंदू विधवा भी थी, उनके पति जब गुजर गए तो उनके पास उतना भी पैसा नहीं था कि वो अंतिम संस्कार कर पाए, तो अपना ही झोंपड़े को उन्होंने उनके ऊपर जला लिया और वो बेघर हो गए। तो वहाँ के हिंदू और मुसलमान युवकों ने मिल के तय किया कि हम जब दोबारा रंगों का बनाते हैं तो उनका भी हम घर बनाएंगे। तो एक मुस्लिम लड़का मैंने देखा, तेज धूप थी, टोपी वगैरह पहना हुआ था, वो मेहनत कर रहे थे उस विधवा का घर बनाने में। तो मैंने उनको अलग किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा उदास हो गया था कि मतलब मेरे अपने मतलब गांव के लोगों ने किस तरह से कत्लेआम किया, मैं घर से बेघर हो गया और मुझे लगा कि कोई उम्मीद नहीं है। और फिर किसी ने ये बताया कि हम लोग मिलकर ये घर बनाएंगे और उस विधवा का घर बनाएंगे, और उसके बाद मेरी उम्मीद फिर से जाग गई है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, हमें कोई अच्छा लगता है लड़के का कर रहे हैं। पर गांधी जी की हत्या के बाद 1 साल बाद हमारा संविधान आया था, और उस वक्त जब संविधान लिखा गया था, आप ये महसूस कीजिएगा कि उसके पिछले दशक में क्या क्या नहीं हुआ था। यूरोप में 60 लाख यहूदी मारे गए, वर्ल्ड वॉर में इतने मारे गए, एटम बॉम्ब फूटा था, इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ था, और महात्मा की हत्या हुई। तो उस वक्त हमारे जो संविधान लिखने वाले थे, डॉक्टर अंबेडकर, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, बेंगल शिवराव और बहुत सारे ने ये सोचा कि भाई हम इस रास्ते, इस वायलेंट रास्ते में वापस कैसे ना जाए। इसलिए हमने संविधान लिखा था कि हम एक दूसरे के साथ कैसे चले, किस आधार पर। पर मुझे ये भी लगता है कि 2-3 पीढ़ी बाद हम वो जीवन को बचाने की बात है, मानवता को बचाने की बात है, और देश को बचाने की बात है। क्योंकि संसद में जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में एक बहुत सुनियोजित ढंग से कोशिश हो रही है कि देश के विरोध में जो ताकतें हैं, जो मणिपुर को जला रहे हैं, जो नूह को जला रहे हैं, जिन्होंने गुजरात 2002 में जलाया, जिन्होंने एक कांस्टेबल के हाथ में ऐसी बंदूक दी जो किसी मुसलमान को चुन चुन के मारे, ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट मॉडल है, इस डेवलपमेंट मॉडल को ही देश की तकदीर और देश का भविष्य और देश के विकास के तौर पे जो पेश किया जा रहा है, और पूरी डिबेट ये हो रही है कि इसको जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, आज विडंबना है कि जो अमन की बात करने वाले लोग हैं वो देशद्रोही कोट अनकोट। आज पार्लियामेंट के भीतर जिस समय पी साईनाथ की फोटो दिखा के अभद्र भाषा में बात हुई तो वाकई दिल दुखी हुआ मेरा, और उनको ये बताया गया कि वो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उन किसानों को, उन किसान आंदोलन को आज की तारीख में, देखिए तीर बहुत अंदर घुसता है, दोस्ती का जो तीर है ना वो नफरत के कलेजे में अंदर चला जाता है। तो किसानों की जो दोस्ती थी इस मुल्क से, इस मिट्टी से, वो जो खड़े हुए, उसकी चुभन इतनी तगड़ी है
कि बार बार बताया जा रहा है कि जो किसान यहाँ जुटे थे, 700-800 किसानों ने जो शहादत दी थी, जो मरे थे, वो सब दरअसल किसान विरोधी लोग। तो ये जो भाषा और परिभाषा बदल रही है कि किसान का विरोधी हो गया है, खेती के बारे में उसे पता नहीं, और इसी को स्थापित किया जा रहा है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है और आप सब जानते हैं कि मीडिया में जो लोग, जो पत्रकार, जो चैनल्स, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो फिल्म मेकर, इतने दबाव के बाद भी पूरी निर्भीकता से, लम्बलेट हुए बिना, तलवे चाटे बिना पत्रकारिता कर रहे हैं, आज की तारीख में सबसे तगड़ा हमला उनका। और जब ये दोस्ती की बात हम कर रहे हैं, तब आप देखिए कि जो मित्र हैं उनके बारे में बात करना, खुल के कहिए तो आज पर्याय ये बनाया जा रहा है कि अगर आप इस सरकार की किसी भी नीति को चैलेंज करते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी स्टेप के खिलाफ बोलते हैं, तो आप उनके खिलाफ नहीं, आप देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये जो इक्वेट हो रहा है, ये जो इक्वेशन स्थापित की जा रही है कि अगर आपको देश के किसानों से प्रेम है, अगर नंदिता जी किसानों और छात्रों के बारे में बात करती हैं, अगर आप अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, हर्ष मणिपुर जाते हैं, प्रशांत कोर्ट के भीतर खड़े होकर मजलूम या ऐसे तबके के हक के बारे में बात करते हैं, राफेल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये पावर को चैलेंज हो रहा है। तो पावर को चैलेंज करने वाले लोगों को बदनाम करने, उनको डीह्यूमनाइज करने, उनको देशद्रोही की कैटेगरी में डालने की जो साजिश है, इसमें सबसे पावरफुल सेक्शन जो खड़ा है वो मीडिया का है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जिसमें अपूत पैसा लगा हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल की बात की नंदिता ने, तो मुझे वही लग रहा था कि इस समय जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसकी जो ओनरशिप है, जिसपे हम बहुत पहले बात करते थे, तो लगता था लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन आज देखिए, सुबह से तय हो जाता है कि प्राइम टाइम किस पर होगा, मणिपुर पे नहीं होगा, किस पर होगा वो तय हो जाएगा। सब के सब लोग उसी हिसाब से प्राइम टाइम करेंगे, उसी हिसाब से एजेंडा सेट करेंगे, उसी हिसाब से नफरत करेंगे, उसी हिसाब से मेवात को जलाएंगे और मणिपुर पे चुप रहेंगे। और मणिपुर की बात करते समय लगातार वो बोलते रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी आईटी सेल की तो जरूरत ही नहीं है, उसके लिए जो कॉर्पोरेट मीडिया के कुछ खंभे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नफरत इस कदर है, उसकी जो पराकाष्ठा है वो हमें ट्रेन में दिखाई देती है। और ट्रेन में ऐसा कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। मेरा मानना है कि जिस तरह से, और वो शख्स बोल भी रहा है, देखिए जो वीडियो है उसका जो दिखाया उस समय गया, तो उससे समझना मुझे लगता है हम सबको, जो एक रीढ़ में सनसनी आती है उसको देखकर, 4 लोगों की हत्या करने के बाद 2 लाशें पड़ी हुई हैं और वो इंसान मीडिया का जिक्र कर रहा है, नेताओं का जिक्र कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन आप देखिए वो मीडिया का जिक्र कर रहा है कि मीडिया बता रहा है। ये जो एक नफरत, एक बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से, बहुत सुनियोजित ढंग से, नफरत रैंडम नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि नूह ऐसे ही जल गया, बकायदा तैयारी है, बकायदा सोच कर चल रहा है। मणिपुर भी ऐसे ही नहीं जलाया जा रहा और ऐसे ही नहीं उस पर खामोशी है। वो दरअसल, मैं एक बात जरूर यहाँ कहूंगी, सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि दरअसल ये संकट सबसे ज्यादा हिंदुओं के लिए है। जो मनुस्मृति आ रही है उससे जो हिंदू औरतें हैं, आज की तारीख में ये सब बोलना पड़ रहा है, ये भी बड़ी विडंबना है, शो भी करने पड़ते हैं कई बार, लेकिन वो हकीकत है कि सबसे ज्यादा खतरा जो ये लुम्पन ब्रिगेड है, जो आपको हरियाणा, राजस्थान, तमाम जगह पे रिवॉल्वर घुमाते हुए, एक रिवॉल्वर रानी भी आई है, उसके भी वीडियो चलते हैं, ये दरअसल जो फ्यूचर जनरेशन है उसको लुम्पन और अपराधी बना रही है, उसको सभ्यता से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा रही है, उसको वो बर्बर दौर में ले जा रही है। वो जो लड़का उतरा है नूह में, वो जो लड़का उतरा है मणिपुर में, औरतों को नंगा करके उनके स्तनों को काटते हुए और सामूहिक हत्या करने के लिए, बलात्कार करने के लिए,
वो तो इंसान की कैटेगरी से बाहर हो गया ना, वो तो सिविलाइजेशन में उस बर्बर युग में पहुंच गया जहां पर सभ्यता की, मानवता की आप बात नहीं कर सकते। तो ये जो एक अटैक है, ये दरअसल अटैक अगली पीढ़ी पर है। अगर आप देखिए जितने लुम्पन ब्रिगेड्स हैं जो देश को जलाते हुए, महिलाओं पर यौन हिंसा करते हुए घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो दरअसल देश का भविष्य है जिनके कंधों पर रखा हुआ। और हिंदू औरतों के बारे में जो मिथ एक पैदा किया गया है, द सो कॉल्ड लव जिहाद कोट अनकोट के तहत, वो दरअसल हिंदू औरतों के ऊपर हमला है, क्योंकि बता दिया कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम अपना प्रेमी नहीं चुन सकती, अपने कपड़े नहीं चुन सकती, अपना विवाह नहीं चुन सकती, कुछ नहीं चुन सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मनुस्मृति यही कहती है कि औरत अपना डिसीजन नहीं ले सकती है। तो हिंदू औरत कैसे डिसीजन ले सकती है? गुजरात में जब हम बैठे हैं, वहां चर्चा हो रही है कि लव मैरिज जब होगी तब भी पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी होगा। तो ये जो एक दौर है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो नफरत का दौर है, और जिसमें जो लोकतंत्र के तमाम खंबे हैं, जिसमें न्यायपालिका का एक बहुत अहम योगदान हो सकता था, जो नहीं हुआ। मणिपुर को बाकी सब संस्थाओं ने फेल किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फेल। जब वो लोग पहुंचे थे वहां पर इंटरवीन करने के लिए, तो नहीं इंटरवेंशन हुआ। तो ये जो एक चीज दिखाई दे रही है कि राजा मोदी जी आते हैं तो दिखाई देता है कि रेड कारपेट है, और कोई आपके और उनके बीच नहीं आ सकता, मतलब कैमरे के बीच और मोदी जी के बीच, तो रेड कारपेट के राजा की तरह चलते हैं। तो ये जो राजशाही का दौर है, कि अब आप सोचिए कि देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को एक सुलगते हुए राज्य पर बोलने के लिए बाध्य करने के लिए सारे विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा। तो ये जो एक नफरत है, मुझे लगता है कि इसको काउंटर करने के लिए, इस पर बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है नफरत से बिना टकराए अमन नहीं आ सकता। अमन ऐसा नहीं है कि हम अंदर आपस में बैठ के सोचें कि ये सुरक्षित खेमा है, बगल में कुछ हो रहा है, उस पर हम नहीं बोलेंगे, हम आपस में प्रेम कविता का पाठ करेंगे, आपस में दोस्ती का पाठ करेंगे। नहीं, दोस्ती तभी संभव है जब वह दोस्ती इस आधार पर हो कि जो नफरत हमारे इर्द गिर्द फैल रही है, जो ये मीडिया एक लिंचिंग मॉब तैयार कर रहा है, मीडिया ये निर्धारित कर रहा है कि आप किसके प्रति घृणा करें, उसके खिलाफ हम जब तक अपने अपने स्पेसेस में बोलेंगे नहीं, खुलकर बोलेंगे नहीं, और निश्चित तौर पर ये जो दोस्ती है इसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है। क्योंकि जो नफरत है, मैं तो गुड़गांव बात करके आई, देख के आई, लोग आज कह रहे हैं ना कि इतनी नफरत होने पे तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल, कहाँ जाएंगे हम। ये जो एहसास है कि नफरत के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप दोस्ती, अमन के लिए बोले, प्रेम के लिए बोले। तो ये एक बहुत अहम इनिशिएटिव है, और इसमें मैं खाली रिक्वेस्ट यही करूंगी कि हम सबको, जितने लोग हम दोस्त हैं, वो ट्रैवलर्स हैं, ये जरूर सोचना चाहिए। और मैं इसमें आखिरी में जिक्र करूंगी, जिस तरह से IIM बेंगलोर ने एक लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई नफरत को पालना बंद कर दो। बहुत पॉइंटेड लेटर है, बहुत अच्छा लेटर है। तो जो जहां है, हम सब जिस जिस भूमिका में हैं, अगर हम ये सोचें कि हमें नफरत के खिलाफ दोस्ती का काम करना है, कोई पत्रकार है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, देश का नागरिक है, किसान है, मजदूर है, तभी इस नफरत का जो पूरा का पूरा एक ब्रिगेड चली आ रही है, इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। और ये चैलेंज हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका मुकाबला इस वतन में अमन की बेटियों से ही होगा और अमन के रखवालों से ही होगा। शुक्रिया। पहले तो I want to congratulate Nandita and all her colleagues who have come together to create this forum Dosti, very very important initiative. आज इस देश में जो हो रहा है, नफरत के नाम पर, लंपटगिरी के नाम पर, ये सब उसका नंगा नाच हम लोग सब देख रहे हैं। आशा ने, सब लोगों ने बताया कि देश में क्या क्या हो रहा है। मीडिया
किस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए मीडिया में भी दो हिस्से हैं अब। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस नफरत को और इस लुम्पनिज्म को, मतलब बिल्कुल लुम्पनिज्म, नफरत के साथ साथ देखिए ये थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, नफरत फैलाना और साथ में लुम्पनिज्म फैलाना, यानी कि लिंच मॉब्स, गाली गलौच, मारपीट, वायलेंस, ये दूसरा लेवल है। ये दोनों को फैलाने का काम हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, लेकिन साथ में इंटरनेट की वजह से एक नया मीडिया भी खड़ा हुआ है, जिसको हम ऑल्टरनेट मीडिया कहते हैं, जो कि इंटरनेट के द्वारा चलता है, जिसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। और इस वजह से बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट, भाषा की तरह के बहुत सारे हैं, रवीश, इतने सारे हैं, मतलब उनका नाम लेना भी मुश्किल है। बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट आज ऑल्टरनेट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया नफरत और लुम्पनिज्म फैला रहा है उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आज जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस आज मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ कम नहीं है, करीब करीब उतना ही इन्फ्लुएंस ऑल्टरनेट मीडिया का है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि एक तरफ नफरत ज़रूर फैली है, लुम्पनिज्म भी फैला है, लंपटगिरी जिसको कहते हैं, मतलब मार काट, गाली गलौच, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को ध्वस्त करना, कोई रूल्स को फॉलो ना करना, ये सब फैला है। लेकिन साथ में जितने लोगों में ये जहर फैला है, मेरा ये मानना है कि उससे ज़्यादा लोगों में ये इसके खिलाफ भी भावना फैली है। लेकिन फिर भी ये सब नफरत और लुम्पनिज्म चल रहा है। नूह में, मणिपुर में जगह जगह चल रहा है, जगह जगह लिंच मॉब घूम रहे हैं, जगह जगह इस तरह के प्रोसेशंस में लोग घूम रहे हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस के नाम पर, कभी कभी कावड़ यात्रा के नाम पर, मतलब हर तरह का लुम्पनिज्म और नफरत फैलाई जा रही है। ये क्यों हो पा रहा है? जबकि मेरा मानना है कि उससे ज्यादा लोग इस नफरत के खिलाफ हैं, इस नफरत को नहीं मानते, इस लुम्पनिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। और ये इसलिए चल पा रहा है कि जो लोग इस नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो आज सत्ता में आ गए, और सिर्फ सत्ता में ही नहीं आए हैं, सत्ता में इस तरह से आ गए हैं कि उन्होंने सारे के सारे जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बने थे, सबको ध्वस्त कर दिया और सबको अपने हील के नीचे दबा लिया, करीब करीब सब। और इस वजह से वो लोग ये सब कर पा रहे हैं। और इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट में अगर आप देखें, जैसे आज राहुल गांधी ने बोला ना पार्लियामेंट में कि रावण दो आदमी की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और मोदी जी भी दो ही आदमियों की सुनते हैं। और इस देश में एक्चुअली 3 आदमियों का ही राज है। आज अगर आप देखें, मोदी, अमित शाह और अडानी, यानी कि एक तरफ तो आपने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया, दूसरी तरफ आपने अपनी पार्टी को भी ध्वस्त कर दिया, और 3 आदमियों का राज चल रहा है। और इनको लगता है, देखिए आम तौर पर हर एक आदमी ये बात समझता है, हर एक इंटेलिजेंट आदमी ये बात समझता है कि नफरत फैलाने से, दूसरों से लड़ाई करने से सबका नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है।
कोई अगर हिंदू ये समझ ले कि भाई हम मुसलमानों को दबाकर मारकर अपना भला कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, अनइंटेलिजेंट सोच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्थर सी क्लार्क ने अपनी एक 1962 की किताब है, मतलब 60 साल पुरानी किताब, प्रोफाइल्स ऑफ द फ्यूचर, उसमें एक चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें उसने लिखा है एकदम साफ कि those cheap comic strips and cheaper forms of science fiction which propagate the view that artificial intelligence will be malevolent and hostile to humans are just promoting or projecting their own aggressive instincts which have been inherited from the world of jungle into a world where such things do not exist. The higher the intelligence, the greater the degree of cooperativeness. ये बिल्कुल एक एलिमेंटरी ट्रूथ है। अगर इसको समझना है तो एक किताब है द एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन, रॉबर्ट एक्सेलरॉड की, उसको आप पढ़ लीजिए। बेसिक इंटेलिजेंस आपको ये बताती है कि आप नफरत फैला के दूसरे आदमी को दबा के मार के अपना भला नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में सबका नुकसान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म फायदा जरूर हो जाता है और उनको लगता है कि नफरत फैला के, लड़ाई करवा के हम सत्ता में काबिज रह सकते हैं, हम सत्ता में आ सकते हैं और काबिज रह सकते हैं। और इसलिए ये सोच सिर्फ उन लोगों की होती है, सिर्फ उन लोगों को एक शॉर्ट टर्म राजनीतिक फायदा मिलता है जो लोग सत्ता के गेम में हैं। लेकिन समाज में किसी का फायदा नहीं होता, इससे सबका नुकसान होता है। तो अब सवाल ये है कि हमको करना क्या है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अभी भी इतनी नफरत फैलाने के बाद भी ज्यादातर लोग अभी ऐसे हैं जो इस नफरत के खिलाफ, इस लुम्पेनिज्म के खिलाफ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं। हमको उनको जगाना है। और जैसे मैंने बोला कि आज ऑल्टरनेट मीडिया है, खड़ा भी हुआ है, जिसका इन्फ्लुएंस शायद उतना ही है जितना कि इस लुम्पन मेन स्ट्रीम मीडिया का है, जो इस नफरत के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो पहला तो हमको ये काम करना है, इन लोगों की बीजेपी की आईटी सेल होगी, हमको एक सिटीजन्स आईटी सेल बनाना है या सिटीजन्स मीडिया सेल बनाना है। देखिए, बहुत सारे अच्छे सिटीजन जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको और बढ़ाना है, इसका और विस्तार करना है। और सारे सिटीजन, इसमें तो कोई डर की बात है ही नहीं। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हम लोग प्यार फैलाएंगे। ये लोग झूठ फैला रहे हैं, हम लोग सच फैलाएंगे। और इसमें तो सब लोगों को, हर एक आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम लोगों को छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं या छोटे छोटे लेख लिखने हैं। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा होता है, तो छोटे का ही ज्यादा इफेक्ट होता है। छोटे वीडियोस, छोटे लेख, जिसमें हम बताएं कि भाई हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है और हमारा रिलीजियस डाइवर्स एंगेजमेंट है, अलग अलग धर्मों के लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से, उससे हिस्टोरिकली हमारे देश को, हमारे समाज को कितना फायदा हुआ है। हम लोग इस तरह के, और जो पॉजिटिव स्टोरीज जैसे हर्ष ने बताई, इस तरह की स्टोरीज को हम लोग फैलाएं। और साथ में ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ भी हम लोग बोलें, खड़े हों कि भाई ये झूठ है, ये नफरत से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। और कहीं कहीं जहाँ हो सके, जहाँ हम लोग पकड़ सके कि ये झूठ किसने फैलाया है, यानी नफरत फैलाने वाला झूठ आज खूब यूज किया जा रहा है। भाजपा की आईटी सेल करती है, हमको पता है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ऑल्ट न्यूज वगैरह वाले पता कर सकते हैं कि किसने ये शुरू किया, किसने ये झूठा वीडियो बनाया। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और भी होगा,
झूठे वीडियोस बनाना आसान हो जाएगा, जैसे वो विमेन रेसलर्स का बनाया गया था, आसान हो जाएगा, तो ये सब होगा। लेकिन उसको हम लोग ट्रैक करके सिर्फ बस्ट ही ना करें, क्योंकि ये एक अपराध है, संगीन अपराध है। तो जो उसका रिंग लीडर है, उसके खिलाफ हम लोगों को मुकदमे वगैरह फाइल करने चाहिए। दूसरी बात, देखिए हर शहर में एक पीस कमेटी कह सकते हैं या कम्युनल हार्मनी कमेटी कह सकते हैं, वो हम लोग को बनानी चाहिए। सारे कम्युनिटीज के जो बड़े रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, उन लोगों को साथ लाकर, जब भी कोई जैसे नूह में होने लगा, उससे पहले अगर इस तरह के लीडर्स आकर सार्वजनिक बयान देते कि भाई इस तरह की तैयारी चल रही है, ये बिल्कुल रोकनी चाहिए, तो उसका इफेक्ट होता। दूसरी बात, उन लोगों का एक और भी जॉब होना चाहिए कि भाई रिलीजियस एंगेजमेंट हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में, हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में, वो बढ़ाएं, जिससे कि कॉमन फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किए जा सके। तो ये कई काम हैं जो हम लोग सिटीजन्स के तौर पर मिलके कर सकते हैं। और आखिर में तो खैर इन लोगों को पॉलिटिकली हराना होगा, जो लोग आज सत्ता में बैठकर और इसको बिल्कुल ब्रांड मास्टर्स की तरह इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, इस नफरत को और लुम्पनिज्म को, इन लोगों को पॉलिटिकली हराना होगा। और मेरा ये मानना है कि वो समय अब आ गया है। आप देखिएगा कि नवंबर के इलेक्शन में सारे स्टेट्स ये लोग हारेंगे और धीरे धीरे पूरे देश में माहौल बन रहा है इन लोगों के खिलाफ, और इंशाअल्लाह दोस्ती और प्यार की ही जीत होगी और नफरत की हार होगी।